बताओ मुझे। काम दिए थे सर। काम ही बता दो सर, पहले काम क्या था। मुझे भी नहीं पता है। कब बताया था? जिस दिन ये पहली क्लास हुई थी उसी दिन बताया था। आप बोलो। मैंने नहीं देखी शायद। अभी याद दिला देता हूँ तुम लोगों को। मैं ही वो काम करो, ये ऐसे लापरवाही करोगे तो तुम लोगों को उठा के फेंक दूंगा। फिर तो बोलते ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो। मैंने उस दिन क्या बोला था तुम लोगों को? देखो ये पूरा नोट डाउन करना था क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बोला था नहीं बोला था? याद करो एक एक लाइन मैंने क्या ये तो सर किया हुआ है। ये तो पॉलिटी की क्लास में ही बोला था। अरे मैं लिखना था, ये नोट्स बनाने हैं। हाँ, लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। हाँ, अरे मैंने इंग्लिश मीडियम वाला भी बोला था, वो भी लिखा था। नहीं, इंग्लिश मीडियम वाला नहीं लिखा, भेजना थोड़ी ना था ये। अरे वो देखो वो इंग्लिश मीडियम कुछ लाइनें एक्स्ट्रा दी थी, जैसे जनगण मन था, इधर हिंदी मीडियम में नहीं दिया है, तो उधर देखना था ना वो। देखो अरे ये बोला था मैंने, ये बोला था ये पूरा का पूरा लिखना है। लिखा हुआ है सर, ये तो मूल कर्तव्य मूल अधिकार। हाँ सुनो देखो ध्यान से। तो एक इंग्लिश मीडियम वाली 6th क्लास के एनसीईआरटी में जाना, पॉलिटी में, वहाँ पे एक जनगण मन दिया हुआ है और उसके नीचे कुछ एक लाइन दी हुई है, वो लिखना है। और इसके नीचे भी एक लाइन दी हुई है, वो लिखना है। समझ में आ गया? मतलब ये हिंदी में लिख लेना, फिर ये जाके जो नीचे लिखी हुई है ना लाइन, जो इसमें अमेंडमेंट हुए उसके बारे में लिखा हुआ है, तो उससे क्या डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। क्योंकि ये जनगण मन के जो नीचे क्वेश्चन है ना, 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया था। याद करो टैगोर वाला क्वेश्चन, जिसमें वो आंध्र प्रदेश में जाके वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता, याद है वो क्वेश्चन? तो वो वाला क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था 6th क्लास के एनसीईआरटी से। सोच लो आप। ठीक है, अब आ जाओ पहले चैप्टर पे आते हैं। आज यहाँ से शुरू करते हैं विविधता। ठीक है, तो मतलब देखो अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब क्यों पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे विविधता याद करो, आज मैं इंडियन सोसाइटी जब पढ़ा रहा था, मैंने बोला था कि भारत की डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टॉपिक है, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्ट। तो ये अपने को पढ़ना ही है, तो ये चैप्टर अपने दोनों लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक, गवर्नमेंट वाला टॉपिक अपना पॉलिटी का टॉपिक है, जाके देख लो मेंस में सिलेबस, पीटी मेंस दोनों में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। स्थानीय सरकार और प्रशासन डायरेक्ट पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है। आजीविका है, ये नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा इतना नहीं देखना, परंतु हाँ एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जैसे इकोनॉमी की समझ बनाने के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए, बेसिक्स के लिए। ये पीटी में भी इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कि इतना ज़्यादा कोई पूछे, परंतु हाँ कि रूरल क्षेत्र में क्या इकोनॉमी के सोर्स होते हैं, आय के क्या स्रोत होते हैं, शहरों में क्या होते हैं, तो थोड़ा बहुत एक नॉलेज होना चाहिए बस, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। परंतु ये जो चैप्टर है ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं विविधता से। ठीक, अब जो मैं एक चीज़ कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि देखो इमेज जो दिया रहता है ना, उससे समझने का प्रयास करो। मैं चाहूँगा कि देखो तुम लोग जो नहीं पढ़ते हो ना एनसीईआरटी में, मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों पे मैं तुम्हें नोटिस करवाऊँगा कि तुम लोग है ना, जैसे इस चैप्टर को जैसे निकल जाते हो यहाँ से देख के, नहीं भाई एक एक इमेज है ना बहुत काम की है, ये चीज़ याद रखना। मतलब इससे तुम्हारे थॉट ऑफ प्रोसीजर है ना वो स्टार्ट होगा, ब्रेन तुम्हारा चलना से स्टार्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं सबसे पहले है ना यहाँ से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सबसे पहले क्वेश्चनों पर जाऊँगा, ताकि सबसे पहले ये समझा जाए कि ये चैप्टर अपने से क्या चाहता है, कि आप क्या सीखो। समझ में आया? तो सबसे पहले अपन यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से अपन कुछ कुछ पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे जो ये अपने से जानना चाहता है। इससे क्या होगा ना, अपन टू द पॉइंट उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, ये अभ्यास है, मतलब ये अपने से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में अपने से क्या अपेक्षा कर रहा है ये। ठीक, पहली बात, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाए। मतलब ये स्वाभाविक सी बात है कि आप जहाँ पे भी रहते हो त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अब ये लिखना नहीं है, मतलब समझ में आया? जनरल अवेयरनेस है, अवेयरनेस इन द सेंस जैसे कल राखी थी, ठीक है, अब आगे ईद आएगी, क्रिसमस आएगा, ये पता होना चाहिए कि आपके इलाके में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। हाँ मेरे इधर तो ढेर सारा हो जाएगा। हाँ, तो मतलब वही ना, पता होना चाहिए, इंटरव्यू में काम आएगा डायरेक्ट। समझ में आया? हाँ बोल। नोट्स मिल जाएंगे। अरे नोट्स क्या, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स के चक्कर में मैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि फिर कल आगे खुद भी पढ़ोगे ना तो तुम्हारी आँख खुली रहेगी।
रिवीजन के लिए ऐसे तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो वो मैं अभी तो वो बनाने हैं ना, तो मैं बताते जाऊंगा ना क्या क्या बनाना है, वो तो मैं बता ही रहा हूँ ना। उस दिन मैं पहले दिन क्लास में काम दिया था, किसी ने काम ही नहीं किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने त्योहारों की लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना नहीं, अब देखिए लिखना नहीं, अपने मन में सोच लो कि अच्छा हमारे आसपास ये त्योहार मनाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं, ये अच्छा है। अब ऐसे चलो मुझे बताओ, नगीना तुम बताओ, ऐसा कोई त्योहार बताओ जो सभी लोग मनाते हो। ये अमित तुम अपना म्यूट करो। हाँ बताओ। स्वतंत्रता दिवस सभी मनाते हैं। हाँ, और गणतंत्र दिवस सभी मनाते हैं। एक एक आंसर है, किसकी आवाज अटक रही है? गणतंत्र दिवस, और इसके अलावा बताओ। इसके अलावा सर होली, हाँ? गांधी जयंती, होली भी आप लगभग सभी मनाते हैं। नहीं, होली नहीं, होली नहीं बोल सकते, आपको एक धार्मिक स्पेस हो जाती है ना। वाह, क्या भारती तुम क्या बोल रही हो? गांधी जयंती, हाँ गांधी जयंती, ये बात सही है। बिरसा मुंडा जयंती, बिरसा मुंडा जयंती भी बोल सकते हो कि स्पेसिफाई सब लोग तो नहीं मनाते, मतलब रीजनलिज्म हो गया ना उसमें, क्षेत्रवाद हावी हो जाता है उसमें, जैसे बिहार झारखंड उधर के। और कोई बताओ, गांधी जयंती का अच्छा एग्जांपल है। हाँ दीपावली तो आज क्या बोला? टीचर्स डे बोल रही है सर। हाँ टीचर्स डे, हाँ वो भी सही है, टीचर्स डे। हाँ और बोलो। विवेकानंद, युवा दिवस यार, ठीक है। और कोई और जो अच्छी, और ये वो जवाहरलाल नेहरू जी की वो आती है ना, चिल्ड्रन से। शहीद दिवस सर। अब याद देखो तुम लोग, अब यही तो देखो, यही होता है। सुनो, आपसे जयंती नहीं पूछ रहा, त्योहार पूछ रहा है जो सभी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, त्योहार, फेस्टिवल। यही गलतियां करते हो तुम लोग। सोच रहे सर ये जयंती कहाँ से आ रहे हैं। फेस्टिवल बताओ, फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं? हाँ? मेरे नजर में दीपावली है जो कि पूरे भारत में मनाए जा रहे हैं। अरे सभी समुदाय द्वारा, ये सभी कम्युनिटी मनानी चाहिए। क्या सिख के लोग मनाते हैं? सिख लोग तो चलो मना भी, मुस्लिम लोग मनाते हैं, ईसाई लोग मनाते हैं, नहीं मनाते ना। हाँ हाँ नहीं, भारत में ज्यादा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। आपको देखो मैं बताऊंगा, जब अपने चैप्टर पढ़ेंगे तो ये याद रख लेना, उसमें दिया होगा कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ये जानने लायक है। वो मेरे को पता नहीं है, पर बैसाखी जो होता है वो सब मनाते हैं ना। नहीं, पंजाबी लोग मनाते हैं ज़्यादा, मोस्टली कहाँ मनाते हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब छोड़ो आगे। अरे ठीक है आगे इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाता है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे आंसर लिखा जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अपन आंसर, हाँ अभी इस क्वेश्चन का आंसर अपन जब पढ़ेंगे तो याद रखना इस क्वेश्चन को माइंड में, कि अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। ये अपन पॉइंट अपन खोजने का प्रयास करेंगे जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज़ याद रखना कि कैसे अपनी जो डाइवर्सिटी होती है वो कैसे अपने को, अपने जीवन को बेहतर बनाती है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस पर क्वेश्चन लिखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार। अब देखो ये अच्छा पॉइंट है, इसको लिख लिया करो। अब जैसे मैंने बोला था कि शब्दावली वाली बुक बनाना जिसमें प्रमुख शब्दावली हो, ताकि वो ऐसे जीएस और आपका इंटरव्यू हर जगह काम आए। तो अनेकता में एकता, भारत की समृद्ध विविध विरासत, ये वर्ड्स आपके लाइनों में मतलब रट बस जाने चाहिए। तो एक क्या बनाना, आपको शब्दावली बनानी है, मतलब एक डायरी बनाओ जिसमें शब्दावली प्रमुख शब्द होने चाहिए आपके पास। समझ में आया? तो ये वर्ड लिख लो, अनेकता में एकता हो गया। ठीक है, भारत की समृद्ध विविध विरासत होगी, ये अच्छी लाइन है। समझ में आया? तो ये आपके इंट्रोडक्शन लिखने में और कंक्लूजन लिखने में बहुत काम आएगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अरे मुझे बताओ मैं किसी से भी नोट्स पूछ सकता हूँ, मुझे नोट्स चाहिए इस चीज़ों की, याद रख लेना। मैं जिस दिन 6th क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट होगी उस दिन मांगूंगा, हो सकता है मैं चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब मांग लूँ। तो याद रखना, शब्दावली जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें मुझे चाहिए। एनसीईआरटी की अलग कॉपी बनाओ। ठीक, अब आगे देखो, अनेकता में एकता के विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन का भी अपन आंसर जानने का प्रयास करेंगे, कैसे अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत क्यों सूटेबल है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत के लिए अच्छी बात है।
अब ये देखो अगला, भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहाँ पे जो अपने इस क्वेश्चन को खोजना चाह रहे हैं वो कहाँ मिलेगा, नेहरू की जो बायोग्राफी है भारत की खोज किताब किसके द्वारा लिखी गई। अब देखो पीटी में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, भारत की खोज किसने लिखा, तो ये लिख ले। अब पीटी के लिए आपको नोट्स इस तरीके से बनाने, भारत की खोज किसने लिखा, भाई नेहरू। याद रखना कौन से जेल में बंद था तब लिखा था, याद रखना ये चीज़। किसी को पता है कौन से जेल में था तब लिखा था, कौन से आंदोलन के बाद में वो कब जाता है जेल, याद है किसी को पता है कुछ ये बात? शायद मुझे जहाँ तक पता है अहमदनगर जेल में जब रहता तब वो नेहरू लिखता है बायोग्राफी, ठीक है। अरे भारत छोड़ो आंदोलन पे जब शायद पकड़ा जाता तभी उसको उस टाइम लिखता है नेहरू इसके बारे में, ठीक है। तो एक पीटी का क्वेश्चन तैयार हो गया, तो ये लिख लेना, ठीक है। ये जो मैंने पूछी है चीज़ें ये पता होनी चाहिए, एक बार इस पर सर्च कर लेना, ठीक। अगला देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखेगी। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ मेंशन किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जाके एक बार सर्च कर लो पीटी के बारे में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, जनरल डायर क्या था, कब हुआ, क्या कारण था, सेबदुन किचलू, वो सब सारी चीज़ें थी। ये किसका है, ये बंद करो, ये कौन किसने म्यूट अनम्यूट करके रखा है, ठीक है। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, समझ में आया। अब देखो इसीलिए बता रहे यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा, ठीक है। तो ये पता होना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ठीक है। ऊपर लिखे गए गाने उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारतीय एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। ये ज़्यादा इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बस एक अपन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे वहाँ पे बस। अगला, लद्दाख और केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया। क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए कैसे, ये क्वेश्चन है ना, आप मन में सोचो, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में। ये क्वेश्चन भी मन में सोचो, ये सोचो, ठीक है, ये मन में सोचो। ये वाला जो है ये लिखने के लिए है, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखने लायक है। और अपन इन सारों को पढ़ते हुए देखेंगे, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं जो चीज़ें तुम्हें ऑब्जर्व करवाऊंगा वो चीज़ ध्यान से देखना। क्या हुआ? अहमदनगर जेल में लिखे थे, 1944 में लिखी गई थी, 46 में प्रकाशित हुई। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि भारत छोड़ो आंदोलन बाद में जब गिरफ्तार कर लिया जाता है ना अहमदनगर जेल में, मुझे पता है इसीलिए मैंने पूछा हो। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में, ठीक है। तो पता होना चाहिए। दूसरी बात, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लेना, ठीक। 2 पीटी के लिए हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जहाँ तुम लोगों को ध्यान नहीं जाता। तुम लोग है ना ये सब पढ़ लोगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है ना वो तुम लोग जो नहीं पढ़ते हो वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो पहली बात, डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब ही है कि अलग अलग चीज़ें। अब ध्यान से देखो, इस पिक्चर्स में जो दिया हुआ है, एक तरफ देखो जल क्षेत्र है, एक तरफ ये सूखा क्षेत्र है, ठीक। मतलब ये लद्दाख वद्दाख का एरिया होगा, ये केरल वेरल का ये एरिया होगा, ठीक। इस इमेज में देखो ये डाइवर्सिटी, देखो ये चारों चीज़ें इसने डाइवर्सिटी बता दी है यहीं पे, ठीक। अभी मैं एक ही चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को ना। एक डाइवर्सिटी तो क्या हो गया कि एक मरुस्थल एरिया है। अब देखो यहीं पे समझ जाओगे तुम डाइवर्सिटी का मतलब। इस इमेज है ना, इमेज एनसीईआरटी इमेज में इतनी पावर है, तुम लोग अज्यूम नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक। तो पहला एक चीज़ तो हो गया, देखो एक तरफ समुंदर दिया हुआ है, देखो अभी मैं पिक्चर्स को देख के बना रहा हूँ, और एक तरफ मान लो कि मरुस्थल दिया उस टाइप से मान लो, ठीक। समुद्र दिया, एक तरफ मरुस्थल है, ठीक। दूसरी बात देखो, इधर मछली पालन हो रहा है, ठीक है, इधर मछली पालन हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, इधर कुछ होगा तो क्या ही होगा, ये मान लो कि जियोग्राफिकल, मान लो पहाड़ वहाड़ है तो पहाड़ पे ट्रैकिंग और रेकिंग का कोई साधन होगा, ठीक है, इकोनॉमी का सोर्स ये मान लो, ठीक। और यहाँ पे देखो मछुआरा, तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है मछली जो इकोनॉमी होगी, ब्लू इकोनॉमी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। अगला देखो, यहाँ पे एक बच्चा एक विकलांग है, ठीक, ठीक है, और एक ये नॉर्मल साधारण बच्चे हैं, ठीक। ये इमेज है ना, एक एक इमेज को पकड़ना सीखो। तो ये डाइवर्सिटी है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन डाइवर्सिटी हो गई है, ठीक है। ये जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो गई, ट्रेंड मतलब जोग्राफिकल ट्रेंड जो होता है उसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी हो गई। अब यहाँ पे देखो ये जो मेन है, जो क्लास शायद इस बुक की भी यही है, पहले पेज पे थीम देखोगे तो, ठीक है।
जिसमें इसमें जैसे मान लो इसमें डाइवर्सिटी होगी, लड़का लड़की हो गई, ठीक। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से अपने को आइडिया लग गया। अब आगे देखो, जो बॉक्स में लिखा रहता है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए होता है। पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। अब देखो मतलब ये आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों को देखो, ऑटोमेटिक तुम्हें डाइवर्सिटी नज़र आ जाएगी। कैसे आएगी? क्लास में नज़र दौड़ाओगे तो देखो कुछ व्यक्ति का चेहरा अलग होगा, किसी की वेशभूषा चलो स्कूलों की तो सेम ही होती है मोस्टली, ठीक है, पर चेहरे का, शरीर का बनावट, लड़का लड़की डाइवर्सिटी, ठीक। क्या ऐसे साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? ऐसा कोई नहीं होगा, मोस्टली सब अलग अलग होते हैं। यहाँ हमने सोच समझ कर विश्लेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है, ठीक है। वो मतलब नहीं, पर मैन है कि सब देखो मतलब जैसे मतलब देखो ये बुक आपको ये समझाना चाहती है कि जो डाइवर्सिटी है ना, कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जैसे अभी जो मणिपुर में इधर विवाद हो रहा है, वहाँ पे विवाद क्या है? यही तो है, जनजाति विवाद ही तो है वहाँ पे क्या था कि किसी कम्युनिटी को ट्राइब का दर्जा दे दिया गया, तो उसके बाद में वो विरोध हुआ था, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती है, उसके कारण ये सारे बीज बोए जाते हैं। नहीं तो ऐसा स्वाभाविक सी बात है, देखो इस संसार में सब अलग है, ठीक है। कोई याद रखने का मतलब सकल सूरज से कोई सेम नहीं हो सकता, ठीक। अब देखो शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तक देखें तो उन्हें पढ़ने वाले हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूपों का प्रयोग किया जाता है। ये मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग उसी रूप में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला। इस पाठक के अलावा कुछ अन्य पाठों स्त्री रूप, मतलब देखो इसका मतलब ये कोई ज़्यादा एक काम का नहीं है, ये कुछ ही काम का नहीं है, कभी दोबारा मत पढ़ना। मतलब इसका मतलब मैं एक सिंपल से ही मतलब है कि जब भी आप लिख रहे हो, मतलब जैसे मान लो आपने लिखा श्रीमती इंदिरा गांधी, तो आप उसके लिए फिर मतलब स्त्रीलिंग का वर्ड का यूज करो। जैसे मान लो कि इस प्रकार ये थी वो थी, मतलब समझ में आया ना, तो वो स्त्रीलिंग वर्ड जो है ना वो यूज करना चाहिए। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, वो वर्ड्स यूज किए हैं, समझ में आया, ये चीज़ याद रखना। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, डाइवर्सिटी को देखो इसने जैसे बच्चों की इमेज है उसके द्वारा सिखाने की कोशिश की है। जैसे अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाए, क्या आप ऐसे साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पार्ट में आप पढ़ेगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। ये बात सही है, सबका नाक अलग होता है, कान अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। वे न केवल अलग दिखते ही हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। ये बात सही है। जैसे अपने अभी यहीं इसी क्लासरूम में कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, कोई राजस्थान से है, ठीक है, कोई गुजरात से है, ठीक है, ऐसे अलग अलग है। उनके धर्म और सबका अलग अलग धर्म भी है, ठीक। रहन सहन सबका अलग अलग रहन सहन भी होगा, खान पान भी अलग होगा, ठीक है, भाषा भी अलग होगी, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। तो ये है डाइवर्सिटी। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक समझ। अब याद करो वो पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन याद करो पहला क्वेश्चन भाई, अपने ये जो डाइवर्सिटी होती है अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, समझ में आया? उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन बनाया। अब देखो आंसर यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधता वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चनों का आंसर ही दे रहा है और अपना यही क्वेश्चन था पहला, किस तरह बेहतर बनाती है, ठीक। अब इसका आंसर दिया है, अब वो आपको खोजना पड़ेगा, ठीक। अभी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं, आगे देखो। आप देखो अभी तक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है अपने को जो कुछ थे इम्पोर्टेंट, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे देखो, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए, खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाए। ये भी अपने लिए कोई काम की नहीं है। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे 3 भिन्न चित्र भी आपसे एक दूसरे से नहीं मिलता। हाँ मतलब इसका मतलब है कि आप सेम टू सेम नहीं बना सकते, कुछ अलग चित्र बनेगा, क्योंकि आपकी मानसिकता में जैसे लड़की के बारे में क्या पहनती है, वहाँ का पहनावा, ये सारी चीज़ें झलकेगी, समझ में आया? तो वो ऑटोमेटिक आपकी डाइवर्सिटी शो कर देगी और कहाँ से आप बिलोंग करते हो उसको बताएगी। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हम चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूप रंग खान पान आदि में भी भिन्नता है, ठीक है, ये बात सही है। अब देखो, अब जैसे मतलब ये आप अपने आप को मतलब ये चीज़ है ना, एक बार पढ़ के देख लिया करो। अगर बाहर जाते समय क्या पहनना पसंद करते हो आप, ठीक। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा, सबका अलग अलग आएगा, ये बात सही है ना। ये है डाइवर्सिटी, ऑटोमेटिक डाइवर्सिटी आ जाएगी। मैं घर में बात करती हूँ, अभी किसी को कोई किससे बात कर रहा है, कोई किससे, इसका भी आंसर अलग अलग आएगा।
मेरा पसंदीदा खेल, अब इसमें भी सबका अलग अलग, किसी का बैडमिंटन, क्रिकेट है, किसी का क्या होगा। मुझे कौन सी किताब पढ़ना पसंद है, ये भी अलग अलग आएगा। तो ये ऑटोमेटिक ये समझाना चाह रही है किताब कि डाइवर्सिटी एक मतलब नेचुरल है। व्यक्ति है ना, क्या होता है ना, डाइवर्सिटी को अपन को लगता है कि जैसे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हिटलर था, वो सोचो कि जो ये लोग थे इजराइल में जो थे लोग, जिनको उसने मार दिया था, मतलब ये क्या नाजी लोग थे, यहूदियों को तो वो मतलब बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करा तो ये गलत चीज़ें है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक सब चीज़ें अलग होती है भाई, सब डाइवर्सिटी है। ठीक, अब देखो आगे देखो। ठीक, अब यहाँ से शुरू करते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे, मतलब स्वाभाविक बात है सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, अब मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तक भी कोई भी चीज़ पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अभी कोई भी चीज़ नहीं मिली है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हुबहू मिलती हो? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। समझ बात है, कुछ लोग हैं जो क्रिकेट खेलते होंगे। ठीक, कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह है, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये बात सही है। दोस्ती करना, अब देखो ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या सारी चीज़ें। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े, इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उसे छोटे से लड़के के लिए। अब देखो ना, इस टाइप की आप है ना कहानियाँ ना, जैसे आप ऐसे में हो वहाँ बना सकते हो इस टाइप की कहानियाँ। अब देखो यहाँ पे देखो एक कहानी है, परंतु इस पर देखना मैसेज आकर में बहुत अच्छा जाएगा। तो आप ये चीज़ें ना ऐसे के लिए सीख लो, मतलब इसलिए बता दो एनसीईआरटी बहुत काम की चीज़ है, ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ें सीख जाओगे आप, आंसर राइटिंग में सीख जाओगे, पीटी भी आपका हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, और इंटरव्यू के लिए आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब यहाँ से था, वो छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे के लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। ठीक, अब देखो इसमें कितना आपको सेंसिटिव बनाएगा। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उस हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मतलब ये बता रहा हूँ ये किसके सेंस में बोला गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो अपन नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल होते हैं ना, उनको देख के बोल देते हैं, या साउथ वाले को अपना ऐसे मोस्टली इनको मानते हैं कि इनको हिंदी आता ही नहीं है। परंतु मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मेरे बहुत सारे दोस्त साउथ के हैं, उनको हिंदी अच्छा खासा आता है, पर वो मोस्टली ये होता है कि मतलब जब अपन वो सेम ग्रुप में रहते कभी हिंदी बोलते नहीं हैं। तो अपन अब जैसे ये बताना चाह रहा है कि जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल होते हैं, साउथ के होते हैं, अपन एक स्टीरियोटाइप बना के रखते हैं पहले से ही, भाई इनको हिंदी नहीं आता है। समझ में आया? तो ये स्टीरियोटाइप गलत है। मतलब ये एनसीईआरटी आपको ये चाहती है कि आप पूर्व धारणाएं किसी भी चीज़ के बारे में मत बनाओ। समझ में आया? देखो बिल्कुल मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? मतलब इस कहानी का मतलब यही कि स्टीरियोटाइप क्रिएट मत करो। आप जब उन व्यक्ति को जानोगे तभी तो उनके बारे में पहचानोगे। इसीलिए ब्यूरोक्रेट से या एक सामान्य व्यक्ति से भी यही है कि कभी सिचुएशन को आप बिना जाने ना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होता हुआ बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वहाँ कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अब देखो ये वाक्य शैली सीखो, मतलब कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन क्रिएट किया, ऐसे में ये शैली काम आएगी। एक चीज़ मैं तुम्हें कितनी बार बोलता हूँ, देखो ऐसे में बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं, देखो इन्होंने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे। और जो वाक्यांश है, देखो वाक्य कहाँ कहाँ कॉमा लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, ये चीज़ें सीखो। ये एनसीईआरटी सिखाएगी, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और पूजा तुम्हें खास तौर से, तुम्हें तो ये गलतियाँ जो तुम्हारी, तुम तो ज़्यादा पढ़ो ये चीज़ें, एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी चीज़ें गलतियाँ दूर होगी। अब देखो ये भी देखो, ये कनेक्टिव वर्ड कैसे यूज कर रहा है। मतलब देखो, मतलब मेरा कहने मतलब हो सकता है पीटी मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं हो, परंतु आपको ये आपको लिखावट सिखा देगा, कैसे कनेक्टिव वर्ड होता है। ये सारी चीज़ें एक एक बार ही पढ़ो, अपने एनसीईआरटी को अच्छे से समझ के पढ़ो।
अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था, वह मुस्कुरा रहा था। देखो अब यहाँ ऑटोमेटिक जुड़ गया, क्योंकि यहाँ वो चला गया, ऑटोमेटिक अगली बार जोड़ दिया उसने। अगले दिन मैं फिर से वहाँ पर था, मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का ये शब्द इसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। मतलब वो समझ में आता, पढ़ा हुआ नहीं है तो वो क्या जानेगा। ओ ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। अब याद करो, देखो ये जो बच्चों को सिखाया जाता है, बत्ती लाल हो गई तो मतलब रुक जाओ, हरी बत्ती मतलब चल जाओ। तो मतलब कॉन्सेप्ट सिखा रहा है वो, बस वो है कि सीखने वाला क्या चाहता है। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गौरव से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपना आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे कितनी वेदनाएं दिखा रहा है कि बच्चा अनपढ़ है, बचपन से काम कर रहा है, बाल मजदूरी कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो मतलब कहने के मतलब मेरा ये मानना है कि देखो इसमें ऐसे वो डायरेक्ट बोल भी नहीं रहा है, तो ये शैली होनी चाहिए आपके ऐसे में। मतलब आप लिखते हुए मतलब हर चीज़ आप सामने से प्रकट ना करो, दूसरे तरीके से प्रकट हो जाए। मतलब इस तरीके की शैली आपको डेवलप करनी है ऐसे में, ठीक है। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। देखो हरी बत्ती हो गई तो चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे से कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। अब देखो कितना अच्छा लिखा है, मतलब डैश अरे वो लाइन लिख दी। तो मतलब ये कनेक्टिव वर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर ही है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का? अब देखो समीर के जो पर्यायवाची वर्ड होते हैं, हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। अब सोचो कितना छोटा बच्चा होगा और वो कितनी बाल मजदूरी कर रहा है। मतलब देखो मतलब ये होता है। क्वेश्चन था भैया, हाँ एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे अगर 8-10 साल का बच्चा होटल में काम कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो बाल मजदूरी है, और अगर वही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रहा है तो फिर वो भी तो है ही, मजदूरी होगी ना, बाल मजदूरी। हाँ क्यों नहीं होगा। पर है ना, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर वो उसकी कला को निखार रहा है, जैसे अगर दबाव पूर्वक नहीं है तो वो चीज़ें बाल मजदूरी में नहीं आएगी। अगर अपन दबाव पूर्वक करवाएगा जा रहा तो वो गलत है, ठीक है। अब अगला देखो, मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसके चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब देखो सांप्रदायिक दंगा। अब देखो मतलब मेरा कहने का मतलब ये जिस तरीके शैली में लिख रहा है, इस शैली में जिस दिन तुम ऐसे लिखना सीख गए ना भाई, तुम्हें 160 नंबर कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे। मतलब इस अब देखो ऑटोमेटिक कैसे कनेक्टिव वर्ड ऑटोमेटिक आगे जो इमोशन ये सारी चीज़ें हैं ऑटोमेटिक दिख रही है। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने बोला था ना देखो सांप्रदायिक दंगा होगा। मैंने मुख्य खबर की सुर्खियों की तरफ देखा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। देखो कहाँ कितना माइन्यूट लेवल पे खेला इन चीज़ों को। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और 2 समीर में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। अब देखो अंतर, अब देखो ये मतलब अब ये अंतर तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। एक तो जैसे वो एक हिंदू धर्म से है, ठीक, एक मुस्लिम धर्म है, एक वो छोटा सा बच्चा है और वो थोड़ा एक वयस्क है, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है? मतलब ये मतलब जब भी एनसीईआरटी पढ़ो थोड़ा सोचा करो, इससे क्या ना आपकी डेवलपिंग थिंकिंग जो है वो पावर डेवलप होगी। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? नहीं रोक पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। दोस्त होने में ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि वो गरीब है अमीर है, वो चीज़ें मायने नहीं रखती, ठीक है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और नहीं आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गए। मतलब सोचो कि मतलब कोई कहानी है
मतलब कितना अच्छा कहानी है, मतलब मेरा कहने का मतलब कि कितनी गहरी बात उसने बता दी। मतलब सांप्रदायिक दंगों के कारण उसकी माँ ख़त्म हो गई, उसका जीवन भी बर्बाद हो गया। मतलब छोटी छोटी चीज़ें। दूसरी बात कि मतलब जो चाइल्ड मजदूरी है, ये सारी चीज़ें। तो मेरा कहना है मतलब कि इस तरीके की शैली होनी चाहिए आपके पास लिखने के लिए। अभी तो देखो फिर बता रहा हूँ, कोई प्रीलिम्स मेंस से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिली है, परंतु हाँ कि कैसे लिखा जाना चाहिए ऐसे वो शैली अपने को मिली है। ठीक, अगला, जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग थी। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू। ठीक है, तो ये चीज़ ये याद रखना। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए समीर ने 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। यानी वही जो बोला, समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। याद रखना, ये जो ह्यूमन मेड होती है, याद रखना, वो विविधता नहीं होती है। अब देख कितना माइन्यूट लेवल पे कितनी अच्छी चीज़ बता दी। ठीक है, तो याद रखना, गरीबी अमीरी विविधता नहीं है, ये चीज़ समझ लेना। ये ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है, तो ये डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, न ही ज़मीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। देखो कितनी अच्छी लाइन है। मतलब ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग, मतलब थॉट ऑफ क्लियरिटी है, नहीं तो लोग कुछ भी लिखते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हुए बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, ठीक है, अगर आप कुमार के घर में पैदा हो तो आपकी जाति कुमार हुई होती थी और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य को ज्ञान हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इसे अगले पार्टों में पढ़ेंगे। मतलब सब ऐसी बात है, जो समाज द्वारा जो असमानताएं जो पैदा की जाती है, वो याद रखना, वो विविधता नहीं है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे। उन त्योहारों की सूची बनाएं जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हो। तो सब ऐसी बात, समीर एक हिंदू है तो जो हिंदू जो त्यौहार मनाएंगे वो मनाएगा। समीर 2 मुस्लिम है, जो मुस्लिम जो ईद ये जो है वो मनाएगा। ठीक, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती है जब आप अपने से दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। अब देखो ये चीज़ सोचो, आपके जो दोस्त है तो वो आपके दोस्त क्यों बने? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होगी, उसका रिलीजन भी अलग हुआ तब भी आप दोस्त बने। कौन सी कंडीशन थी जो दोस्त बनने के लिए आप एग्री हुए? ठीक है, तो ये है ना, मतलब थोड़ा बहुत थिंकिंग करो। आप अपने लाइफ को देखोगे तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएगी। समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? क्यों नहीं जाता था? सब ऐसी बात है, घर में बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होगी, गरीब होगा तभी स्कूल नहीं जा पाया। वो भी अमीर होता तो स्कूल जाता। समझ में आया? ठीक, आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता था तो क्या जा पाता? भाई सब देखो ये चीज़ समझो, जब उसको घर में अगर मान लो कि खाने का नहीं है तो सब ऐसी बात है, अगर वो स्कूल जाएगा तो फिर खाने का कौन प्रबंध करेगा? अगर वो कंडीशन, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी है कि बेसिक नीड्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाए तो ऑटोमेटिक एजुकेशन मिलेगी। इसीलिए मिड डे मील कॉन्सेप्ट आया। तो देखो ये चीज़ें क्यों आ रही है, ये चीज़ समझो। क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते? इस पर चर्चा करें। अब सब ऐसी बात है, बहुत सारी कंडीशनें बनती है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं और कुछ बच्चे जाते हैं। ठीक, अब आगे देखो, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको सारा। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। अब जैसे मैं कुछ कुछ चीज़ें अब देखो एक चीज़ रखना, अगर कोई 2 रिलीजन के लोग हैं ना, खाना
बहुत रेयर चांस है कि खाना खा लेते हैं। मतलब आज भी मैं अखिर बता रहा हूँ ना, अदर रिलीजन के लोग हैं ना, या अदर कास्ट के लोग हैं, बहुत रेयर है कि आज भी आप ऐसे बोल दो कि नहीं 100% लोग ये काम कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ नहीं, अखिर तो बता रहा हूँ 10% लोग ही होंगे जो ये कर पाते हैं, खाना खा लेते हैं, उनके घर में जाके खाना खा लेते हैं, ठीक है, या अपने घर में खाना खाने देते हैं उनको, ठीक है, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए जाए होंगे। बहुत रेयर चांसेस है कि 10% पीपल ही होंगे जो एक दूसरे के त्यौहार में सम्मिलित होते हैं, मतलब जो दूसरे धर्म के त्यौहार भी मनाते हैं, ठीक है। अगर सोचो ये चीज़ें होने लगी तो ऑटोमेटिक जो संप्रदायवाद है, ये सारी चीज़ें वो खत्म हो जाएगी। सोचो, मतलब मेरे कहने मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, ठीक। उनके कपड़े पहन ब्राह्मणों में आज भी कल्चर है कि वो घर पे खाना मतलब खाने के लिए तो बुलाते हैं तो फिर वो बर्तन धुलवाते हैं। गलत है ना, देखो गलत चीज़ें गलत ही होती है, वो कभी जस्टिफाइड नहीं होती है। कभी मैं इन चीज़ों पे चोट करूँ तो मैं मतलब किसी को बुरा लगेगा। देखो मतलब मैं एक कठोर शब्द बोल रहा हूँ, जैसे क्या होता है ना कि ये सब लोग जानते हैं। देखो अभी मैं खुद बता रहा हूँ ना, अभी यूपीएससी तैयारी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी मिल जाएंगे जो प्रॉपर आईएएस हैं, पर फिर भी वो जातिवाद ये सब चीज़ें करते हैं। हकीकत में बता रहा हूँ, रियल में बता रहा हूँ, ये केस है। परंतु एक बंदा जो आईएएस की अधिकारी कर रहा है, ठीक है, मतलब तैयारी है, मान लो तैयारी कर रहा है, मान लो, ठीक, वो एक नीचे लो कास्ट के मान लो कि लड़कों को या मान लो जो भी है उनको छूना भी नहीं चाहता। उनकी बहुत मतलब आज भी ऐसे लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ, उनके साथ खाना नहीं खाना चाहता, सब कुछ ये है। परंतु जब एक व्यक्ति वो मान के चलो कि उसको किसी स्त्री के साथ संबंध बनाने होते हैं, अवैध संबंध जब बनाता है, तब वो कास्ट वास्ट ये चीज़ें नहीं देखता है। ये चीज़ आपने गौर किया होगा। और ये आज नहीं, बहुत पुराने ज़माने में भी यही चीज़ होती थी। मतलब समझ रहे हैं, जब ठाकुर जाके किसी का लो कास्ट की महिला का बलात्कार करके आ जाते थे, ठीक है, तब तो उसको वो नहीं दिखता था कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मेरा ये सारी चीज़ें, तब नहीं दिखता। परंतु कोई व्यक्ति आज भी तमिलनाडु में अगर आप जाओगे ना, तो ऐसी जगह है कि उनके घर के आगे, ठाकुरों के घर के आगे, मतलब ब्राह्मण जो भी है, वो मतलब चप्पल पहन के भी नहीं जा सकते। सोचो आज भी है, एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, आज भी है वो, सोचो उस गांव में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग इस तरीके की मानसिकता के हैं, और ऐसा नहीं प्रॉपर आईएएस बनने के बावजूद भी ऐसे लोग होते हैं। ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं, आईएएस बन के तो सब पापों से मुक्त हो जाते, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। वो तो सर यहाँ पे भी सुनील सलवंता जी का आया था ना, सुनील सलवंता सर है, उनका केस हुआ था। हाँ वो उनका शादी का, हाँ शादी के बारे में। सर जैसे हम भी विजिट करते हैं गांव में, तो वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो ठाकुर वगैरह है, वहाँ पे जो महिलाएं निकलती हैं वो चप्पल पहन के निकलती है। एक दो बार हमने भी देखा, तो हमने पूछा तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो मतलब आज मैं बता रहा हूँ ना कि इंडिया में लगभग मान के चलो जातिवाद ये सारी चीज़ें 60%, मतलब 40% लोग, ये भी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों जो नहीं मानते होंगे, बहुत रेयर लोग हैं, पर मेजोरिटी लोग तो आज भी ऐसे जो जातिवाद इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। गाँव में आज इधर नहीं है हमारे सूरजपुर की तरफ। अच्छा, हेलो, हाँ बोलो बोलो। मेन बात सर ये है कि जो लोग ये सांप्रदायिकता नहीं मानते हैं, जो सेकुलर हैं, जो इन सब चीजों को नहीं मानते, हर धर्म को बराबर मानते हैं, उनको भी अपनी कास्ट के लोग भी ये बोलते, अरे तुम तो इसमें तुम नहीं वो कर सकते, वो लोग तो ऐसा करते ही नहीं, वो ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी है जो इंसान चाहता है कि ये सब चीजें ना हो, लेकिन इंसान जैसे अभी बहुत पहले से केरला स्टोरी चली थी, ये चीजें सर अच्छी लगती है, लेकिन सब पे ये लागू नहीं होती है। हाँ, वो यूनिवर्सल फॉर्म नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। हाँ, अरे देखो लेकिन ये सर देखो आपने पूरे इंडिया में आक्रोश था, पूरे ऐसा सब नहीं होते हैं क्या? दूसरे धर्मों में ये चीजें नहीं होती हैं? होती आप ही बता दो। होती सब में हो रही है चीजें। पर देखो मैं वही बता रहा हूँ कि मेनली ये है कि जो कॉन्सेप्ट सीखो। देखो अगर ये हो सब लोग साथ में खाना खाए, उनके साथ त्यौहार मनाएं, उनके कपड़े पहने, तो थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखे, तो अगर ये चीज़ करेंगे ना, फिर वो चीज़ें कभी नहीं होंगी। समझ में है ना? अगर मैं देखो सर ये है कि अपन जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के बीच में, अपनी कास्ट के लोगों के बीच में रहते हैं और अपन ये सब चीजें करते हैं ना, तो जी अपनी कास्ट के लोग ऐसे होंगे कि इस चीज को रोकने का प्रयास करते हैं। अरे तुम हमारी कास्ट के, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है।
तो मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी, ये चीज नहीं होती। अपनी कास्ट में भी कुछ ये असामाजिक तत्व हैं जो सांप्रदायिक वो सब जगह होते हैं। ऐसा करते हैं और करवाते हैं। नहीं, सही बात है। चलो जो ठीक है, गलत। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मेरे साथ रहोगे तो मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट तो ऐसा ना बने। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची बनाए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए। अब देखो, अब ऐसे सोचोगे ऑटोमेटिक बहुत सारी डाइवर्सिटी आ जाएगी आपके। इडली डोसा, दाल बाटी चूरमा, ठीक है, लिट्टी चोखा, ठीक है, जैसे गुजरात का, हाँ, गुजरात का ढाकला और ढोकला जो भी है, ठीक, तो ऑटोमेटिक जो है फूड डाइवर्सिटी आ जाएगी। ठीक, अगला, अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाएं जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हो, जैसे उर्दू हो गया, ठीक है, ठीक है, और संस्कृत हो गया, ठीक है, बंगाली हो गया, बिहारी भाषा होगी, इस तरीके की भाषाएं जो है, बहुत सारी भाषाएं अपने को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक, आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाएं, भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। अब देखो, ये कहानी के बारे में ही है, ठीक है, मतलब जैसे कोई बंदर वाली कहानियाँ बच्चों ने पढ़ी होगी आपने, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता था, है ना, दैनिक भास्कर में एक आती थी, क्या बोलते हैं उसको, बाल बाक्सर करके आती थी यहाँ, और वो मतलब बहुत अच्छा है। मतलब आजकल नहीं आती, लोग पता नहीं क्यों नहीं अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते, नहीं तो उसमें नैतिक शिक्षा की जो चीज़ें सिखाई जाती थी ना उस कहानियों के माध्यम से, वो एक बहुत अच्छा चीज़ थी। मतलब मैंने बचपन में मैं उन्हीं को पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। मतलब बाल बाक्सर करके एक छोटी सी मैगजीन आती थी, वीक में एक बार आती थी, और बहुत अच्छा था, उसमें कहानियाँ आती थी, मतलब हर तरीके की चीज़ें होती थी, मतलब नैतिक शिक्षा के एक प्रमोट करने का तरीका था। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवनों, कल्पना से प्रेरणा करते हैं। मतलब जैसे अगर आप कहानी लिखने का शौक है ना, तो आप इसको देख के कहानी लिखो, सोचो, इमेजिन करो, ठीक, इसको देख के कहानी बनाओ। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं एक समझ पा रहा हूँ, जैसे इसके बच्चे हैं, ठीक, और ये कोई दूसरा पक्षी है, परंतु इन दोनों में मतलब ये है कि ये नुकसान नहीं पहुँचाने आ रहे, प्रेम करने, मतलब ऐसे कि सब एक बार सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब और कुछ भी आप सोच सकते हो। मतलब ये है कि आपकी इमेजिनेशन पावर कैसी है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्हें जानवरों की दोस्तियों, लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी है। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी है। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो ही पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो, तो ऐसी जगह रहकर कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी कहानियाँ अच्छी नहीं होगी। मतलब समझ में आया ना, जब डाइवर्सिटी नहीं बची तो क्या बचेगा। इसीलिए ये लोग बोलते हैं जैसे हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये बहुत गलत है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जैसे कभी ना राष्ट्रपति भवन जाना, तो जो मुगल गार्डन है वहाँ जाके देखना। उस मुगल गार्डन की खूबसूरती इसलिए है कि वहाँ पे बहुत सारे रंग के फूल हैं। अगर सोचो कि चारों तरफ एक ही प्रकार के जो फूल हो ना, तो उतनी खूबसूरती नहीं होगी। तो भारत भी खूबसूरत इसीलिए है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारी धार्मिक जो है डाइवर्सिटी है। अगर आप चाहते हो कि सब एक ही बन जाए, तो स्वाभाविक सी बात है, फिर वो गुलदस्ता नहीं बन पाएगा। ये चीज़ याद रख लेना। तो ये चीज़ें जो गलत है, गलत ही है। कभी गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार है जो इस जगह पर रहती है, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखी है, चित्र बनाए। स्वाभाविक बात है, कुछ ही नहीं मिलेगा आपको। सोचो कि इतनी डाइवर्सिटी खत्म होगी तो क्या ही लिख पाओगे। क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? कभी नहीं आएगा। उन 5 चीज़ों सूची बनाए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खिलेगी। भाई समझ में, मैं पहन भी नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा कलर का, खा भी नहीं पा रहा हूँ, पक्षी भी नहीं देख पा रहा हूँ, अरे एक ही गेम खेल पा रहा हूँ, तो स्वाभाविक मेरा जीवन तो नरक बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाह रहा है कि विविधता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब समझ में आया उस क्वेश्चन का आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। मतलब वो देखो डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिया, आपको इनडायरेक्ट समझना पड़ेगा क्यों इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिटी अपने लिए। ठीक, अगला, भारत में विविधता। ठीक, अब देखो ये अपना डायरेक्ट GS1 का टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी का। भारत विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों
को पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने तरीके ले गए। ये मैं बता रहा हूँ ना, एक आप परम ज्ञान मतलब जब देखो रिलीजन एक होता है कि आप स्टार्टिंग फेज में आप थोड़ा बहुत रिलीजन के बारे में जान रहे हो। जब रिलीजन के प्रखंड ज्ञाता बन मतलब ज्ञाता ना इन द सेंस कि आप उसके इनर कॉन्सेंस को जानोगे ना। जैसे मैं देखो धर्म को लेकर मैं बहुत अंदर तक गया हूँ, हकीकत में बता रहा हूँ ना, इबादत करना या इधर पूजा प्रार्थना करना सब चीज़ें एक ही है। अब जैसे देखो, अब ध्यान से समझना ये चीज़ें, भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं, या उनमें से एक तरीका बताया कि 2 और तरीके लिखे, ठीक। जैसे प्रार्थना या इबादत करना, जैसे भक्ति गीत गाते हैं हिंदू है ना, जैसे आप मुस्लिमों में जाओगे तो वहाँ कव्वाली गाते हैं, ठीक है, जो सूफीज़म को उसको मानते हैं, ठीक है। ये कोई भी हो, मतलब चाहे सिख होंगे तो वो भी कीर्तन करते हैं, ठीक है, और चाहे आप ईसाई लोगों चले जाओ वो भी कुछ ना कुछ भगवान को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ गाते हैं, ये हकीकत बात है, ठीक। शादी करना, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब जगह शादी होती है, ठीक है। सबका ये देखो, हर धर्म का पर्पज़ एक ही होता है, शादी करने का पर्पज़ जो रहता है वो एक ही पर्पज़ रहता है, ठीक है। हो सकता है कि वो शादी करने का तरीका अलग अलग होगा, किसी का मतलब समझ रहे हो, कबूल करना उस तरीके से है, किसी को फेरे करने से, किसी को चर्च में है, किसी का गुरुद्वारे में होता है, तो शादी करने का जो पर्पज़ है वो एक ही है। मैं फिर बार बता रहा हूँ कि शरीर के बाहर आप जैसे मान लो मैं ही हूँ, अब सोचो मैं जब तक हिंदू मान लो कि चोला पहना हूँ तब तक मैं हिंदू लगूंगा, जब मान लो मैंने टोपी पहन ली, सब कुछ कुर्ता पहन लिया तो मुस्लिम लगूंगा। अगर मान लो जब तक सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता हो, तो मतलब कहीं ना कहीं जो बाहरी रूप ढांचा है ये सब धर्म के बाहरी रूप है, आंतरिक और तो सबको सेम ही है ना, ठीक। जैसे विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना, ठीक है, मतलब जो भी है, मतलब मैंने एक बता दिया। अभिवादन करना, अब जैसे देखो हिंदुओं में ऐसे होता है कि राम राम करना या हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करना, और जो मुस्लिम लोग होते हैं ये बोलते हैं इबादत करने मतलब एक हाथ को उठा के करते हैं, उस तरीके से करते हैं, ठीक है। और मतलब हर एक कल्चर का है, पर उसका एक मीनिंग तो यही है कि सामने वालों को रिस्पेक्ट करना, समझ रहे हो ना, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें, वही बता रहा हूँ माइन्यूट लेवल पे जाओगे ना चीज़ें एक ही जैसी है, ठीक है। चावल पकाना, ठीक है, अब कोई कुछ लोग होते हैं मीट या सब्जी में डालकर बिरयानी पका कर खाते हैं, कोई लोग उसी चावल में चावल फ्राई करके आराम से वेज बिरयानी खाते हैं, ठीक है, खा वही रहे हैं, प्लस सबका तरीका अलग अलग हो सकता है खाने का, वो सारी चीज़ें, ठीक। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा आराम से, ठीक। आगे देखो हम विविधता को कैसे समझें, ठीक। अब बात आती है कि पहले बात इंडिया में डाइवर्सिटी अपन ने समझ लिया, अब बात है कि इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। बात है कि देखो विविधता को देखो मत, उसको समझो, फील करो। करीब 200 वर्षों पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं थी, तब भी लोग संसार के दूसरे भाग की यात्रा करते थे। ये पानी के जहाज़ में घोड़े ऊँट पर बैठ कर जाते थे, फिर पैदल चलकर, ये बात सही है, ठीक है। अक्सर वे यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, वे नई जगह जाकर बच जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह के अपना लेते थे और कुछ चीज़ों को वे पुराने डरे पर चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। ये तो सब ऐसी बात है। जैसे मुगल्स मान लो मिडिल एशिया से आए, तो यहाँ आए तो भारतीय रंग में ढल गए, उनका भाषा भी ढल गई एक नई भाषा बन के आई, भोजन भी चेंज हुआ, संगीत चेंज हुआ, मतलब समझ लो ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है, ठीक, जिसको कंपोजिटिव कल्चर बोलते हैं आजकल, ठीक है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि इस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का वो काम करेंगे वो भी अलग होंगे। ठीक, शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है,
आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब देखो लद्दाख, जो पहली फोटो मैंने बता रहा था वो लद्दाख केरल का ही था। लद्दाख का केरल कहाँ पर है ये देखो आप तो समझ सकते हो। लद्दाख यहाँ पे है, केरल यहाँ पे कोने पे है। ये समुद्र से घिरा हुआ है, ये हिमालय से घिरा हुआ। ठीक, इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ देख लिया, पहाड़ों से घिरा हुआ, ये समुद्र से घिरा हुआ। वहाँ का भोजन, अब ये समझ बात है, यहाँ समुद्र के पास है तो मछली वछली ज़्यादा खाएंगे। अब यहाँ पे जोग्राफिकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि तो यहाँ पे जो है जैसे मान लो कि अनाज वनाज उस टाइप से कुछ जो हो सकता है वही खाए पाएंगे। ठीक, कपड़े और व्यवसाय, अब कपड़े यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो गहरे ज़्यादा मोटे कपड़े पहनेंगे, यहाँ गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा नॉर्मल कपड़े पहनेंगे। व्यवसाय सब ऐसी बात है जो यहाँ के लिए जो व्यवसाय होगा वो अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ की अब ये मछली से ही पालन कर सकते हैं, सब ऐसी बात ये कर ही नहीं पाएंगे, प्रभावित करते उनकी सूची बनाए। तो इसका मतलब अपने को ये समझ में आया लोगों का रहना खाना पीना, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, वो उसकी भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वो कौन से भौगोलिक परिवेश में रह रहा है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना, तो देखो मतलब मैं वही बता रहा हूँ, चीज़ों को माइन्यूट लेवल पे जाके समझोगे ना। जैसे देखो ना मुगल्स का जो मतलब जो मुस्लिम धर्म का जो आविर्भाव होता है ना वो मिडिल एशिया में होता है, वहाँ पे एकदम सूखा एरिया है। इसीलिए एक चीज़ वहाँ पे देखना कि कभी भी है ना, जैसे वहाँ दफनाने की प्रक्रिया क्यों आई, कारण ये था कि वहाँ लकड़ी वकड़ी नहीं थी, तो स्वाभाविक सी बात है दफनाने की प्रक्रिया को पालन किया जाएगा। ठीक, भारत के उन क्षेत्रों में जाके देखो जहाँ जल बहुत है तो वहाँ है ना जो शव होता है उसको जल में दफना दिया जाता है, मतलब बहा दिया जाता है। ठीक, जहाँ पेड़ वेड़ है वहाँ पे उसको जलाया जाता है। तो ये मत समझो कि उसका कारण व्यक्ति या कोई समाज वैसा बना, नहीं, वो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसी देन हुई है, ये चीज़ याद रख लेना। जैसे बुर्का सिस्टम जो आया है ना वो मिडिल एशिया में धूल भरी आंधियाँ चलती थी, इसलिए बुर्का सिस्टम आया था, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति के लिए वो ज़रूरी था। इसलिए आज आप देखना ना सऊदी अरब के जो लोग, वो लड़के भी होते हैं ना, वो भी वो अपना पहन के रखते हैं, क्योंकि धूल भरी आंधियों से उनसे बचाते हैं ताकि उनके हेल्थ भी सही रहे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहाँ कैसा जोग्राफिकल ट्रेन है। ठीक, अब देखो ये लद्दाख वाला ऊंची पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका है और ये पश्मीना जहाँ सोल। अब देखो ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था पश्मीना सोल, मतलब पश्मीना जो बकरी वो कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी जाती है। 2013-14 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये मतलब ये चीज़ें तो कुछ चीज़ें, अब देखो यहाँ पे है ना, मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए एक बार लिख लो बस हल्का सा, बस वो ऑटोमेटिक याद रहेगा। देखो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल ही नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा था। ठीक, यहाँ ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से उस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को भेज देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना या मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी और याक होते हैं। ठीक, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो ये भी याद रखना कि तिब्बत इसके जस्ट पास में ही है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ये याद रखना। ये कुछ पॉइंट है जो याद होनी चाहिए। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों कविता का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक, अब देखो आप ये केरल के बारे में बताएगा। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ठीक, इन मसालों का आने क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक। याद करो वास्को डी गामा का इसीलिए आया था। ठीक है, मसालों का व्यापार करने के लिए। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केवल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने तो जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए
अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यही यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, अब देखो ना, ये जो संत थॉमस रे मनरो है, जेन्यूअर था, उसके बारे में पूछा था यूपीएससी ने। आगे देखो, वहाँ ये आ गया, वास्को डी गामा पानी के जहाज से, हाँ, जहाँ से यहाँ पहुँचे थे तो पुर्तगाली ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक, तो इससे जैसे वास्को डी गामा के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ। ठीक, इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू में बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं, उन्हें चीना वला कहते हैं। तैरने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीनी शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक, अब याद रखो, देखो ना, यहाँ से कुछ छाट लो, जैसे वास्को डी गामा दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, सर थॉमस कौन है, इसके बारे में सर्च कर लो थोड़ा बहुत। इब्न बतूता ये कौन था, क्या था, इसके बारे में सर्च कर लो। तो ये पीटी के लिए बस ये चीज़ याद रखना, इनके लिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आगे देखो, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब उन्हें देखा हो तो समझ होते, एक तरफ जल है, उधर सूखा एरिया है। वही हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। वहाँ पे मुस्लिम धर्म है, यहाँ पे मुस्लिम है। ठीक है, दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रभावित किया। हाँ, यहाँ पे भी व्यापारी आते थे, यहाँ पे भी आए। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। देखो मैं फिर बताऊँ ना, ये डायरेक्ट ऐसे की थीम बन जाएगी। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन को उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है, डायरेक्ट इस पर ऐसे लिखो आप। तो ये एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा होता है कि आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे कभी लिखने में दिक्कत आएगी नहीं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो। नहीं कभी तुम्हें जीएस के आंसर लिखने में कभी दिक्कत आएगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। और नहीं कभी इंटरव्यू में दिक्कत होगी अगर एनसीईआरटी आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो। मैं बता रहा हूँ, देखो आप मार्केट से जो बुकें उठाते हो, वो लाइन वाइन पढ़ते हो, उससे काम नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत मल्टी डायमेंशनल आपका विकसित होगा दिमाग। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात ही नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार है। आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता की उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों को भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे दूसरे के चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। ठीक, अब तो ये मतलब एकता को कहीं ना कहीं ये शो करेगा। ठीक है, दिन खुन के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे। गोली खाक के सोए जलियाला बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे। ठीक, कुछ जेल में पड़े कुछ कब्र में गड़े, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। ठीक, मतलब कहने मतलब जब आज़ादी थे ये उसके उस पर लिखा गया कि कितने लोगों ने बलिदान दिया, सारी चीज़ें दी। ठीक है, तो अपने को इतना तो उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने अपने सोचो कि स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने अपने लिए ही उतना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, यह गीत अमृतसर में हुए जलियाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उसे शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत से लोगों को जान गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी कि इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब की भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वासों प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। अब देखो ये लाइन है, ये कहीं पे कोट किया जा सकता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता को वर्णन करते हुए अनेकता में एकता के विचार हमें दिए। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। इसलिए यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा कि ये जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कहाँ किया था, पद्मपल्ली में। ठीक है, ये किया था। अब देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब 1 आध घंटा लगा। बात मेरा कहने का मतलब कि देखो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो मेंशन जो किए गए, जैसे मान लो रविन्द्रनाथ टैगोर है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो किताब है क्या है, ठीक, ये लाइन कोट कर सकते हो कहीं पे, तो ये लिख लेना। ठीक। और जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अब ये पता होना चाहिए, अब ये मेंशन किया गया तो ये पढ़ना अच्छे तरीके से। ठीक। और कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं था, 2-3 चीज़ें मैंने बताई थी बस। ये सेंट थॉमस एबन बतूता के बारे में पढ़ लेना, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन बना है इन पर, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर लो एक बार जाके, बस। और कुछ ही नहीं, और इस चैप्टर में कुछ ऐसा कोई खास नहीं था। ठीक है, तो कोई डाउट हो बताओ। सब लोग सो गए क्या? नहीं है सर, कोई डाउट। ठीक है ना, समझ में आया ना? मतलब कहने वाले देखो अभी चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, परंतु जो चीज़ें आप पढ़ोगे ना तो वो अपन सोच के देखो, समझ के पढ़ना, तब तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ऐसे पढ़ के रीडिंग मार के निकल जाओगे तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। परंतु जैसे मैं कुछ चीज़ें छाट रहा हूँ ना, देखो इबन बतूता के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, तो इनके बारे में लिखते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्वेश्चन बने। ठीक है, तो अब एक दिन का अल्टरनेटिव में पढ़ते रहेंगे इसको। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ अब सब लोग जाके। किसी कुछ डाउट हो तो पूछो। वाइंड अप करें? टाइम मैनेज कैसे होगा? क्या टाइम मैनेज कैसे होगा? देखो जॉब वालों के साथ ये दिक्कत आती है। सुनो पर कुछ चीजें मैं बता देता हूँ ना। सर ये प्रॉब्लम जॉब वालों के साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी है। सबके साथ होगी। मतलब जो घर में भी रह के, हम घर में भी रह के पढ़ चुके हैं, अब जॉब के साथ तो चली गई है, दोनों में सेम कंडीशन होती है। लेकिन एक चीज होता है जॉब में कि 3-4 घंटे इंसान एफर्ट लगाता ही है, चाहे जो हो जाए। बस ये रहता है थोड़ा सा। मैं सारे दिन रूम में बैठ के 3-4 घंटे नहीं पढ़ पाता हूँ। भाई क्या बोल रहे हैं, तो उसके साथ ही करता है। अरे वो सबके साथ ही होता है, कोई नहीं। जितना अपन कर रहे हैं ना, जैसे धीरे धीरे डेली अपन डेली बेसिस पे, अब देखो अपना पॉलिटी कंप्लीट होने आया, ठीक, सीसेट के 3-4 चैप्टर कंप्लीट होने आए, धीरे धीरे अपन ऐसे एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना मुझे पता है वो मैं जिस दिन तुम्हारा मीटर खींचना होगा मैं खींच दूंगा, मुझे पता है, घबराओ मत। अभी जितना चल रहा है उतना बढ़िया है। चलो ठीक है फिर, है ना? हाँ ठीक है।